रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी कई बार पूछा गया है। इसको देखते हैं। लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और यहाँ आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट की सूरत में चैप्टर वाइज आपको लेक्चर मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का एटमी मॉडल या डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, इसको डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी कहते हैं क्योंकि इसी तजर्बे के दौरान रदरफोर्ड ने एटम में न्यूक्लियस दरियाफ्त किया था। मैं सेल में न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं एटम के अंदर न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ। तो एटम में न्यूक्लियस जो है वो रदरफोर्ड ने इसी एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से दरियाफ्त किया था। इसे गोल्ड फूल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने गोल्ड का एक फूल यानी सोने की एक बारीक सी वर्क, एक पत्री जो है वो इस्तेमाल किया था अल्फा पार्टिकल्स के गुजारने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। इसके 3-4 पार्ट्स हैं इस पूरे टॉपिक के। सबसे पहले हम देखेंगे कि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था, रदरफोर्ड में एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या क्या यूज़ किया, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसके ऑब्जर्वेशंस क्या थे, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट के बाद क्या ऑब्जर्व किया, और उसके बाद फिर ऑब्जर्वेशंस की बेस पे रदरफोर्ड ने कौन से रिजल्ट निकाले और इस तरह किस तरह से अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया। और फिर उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसके एटॉमिक मॉडल में कुछ खामियां रह गई थी, वो खामियां क्या थी। अब स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट, इसका तजर्बा। रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फूल लिया। ये आपके सामने एक फर्जी डायाग्राम बनाया गया है। इसको गोल्ड फूल समझते हैं, हम इसको मान लेते हैं कि ये एक गोल्ड फूल है, सोने की एक बारीक सी पत्री है, एक वर्क है। और ये जो आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये अल्फा पार्टिकल्स हैं। कौन से पार्टिकल्स हैं? अल्फा पार्टिकल्स हैं। और उसने ये अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फूल में से गुजार दिए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की। ये अल्फा पार्टिकल जो है, अक्सर ये अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फूल में से गुजर गए। तो इस एक्सपेरिमेंट की बेस पे रदरफोर्ड ने ना तो एटम के अंदर न्यूक्लियस दरियाफ्त किया, ना तो सिर्फ एटम के अंदर न्यूक्लियस दरियाफ्त किया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि जो प्लम पुडिंग मॉडल है एटम का, जो जे थॉमसन ने पेश किया है, वो मॉडल एटम का गलत है। तो यूं भी आप जो है कभी आपसे पूछ सकते हैं कि प्लम पुडिंग मॉडल एटम का प्लम पुडिंग मॉडल किसने रिजेक्ट किया था? तो रदरफोर्ड ने रिजेक्ट किया था। अच्छा जी, अब इसके लिए थोड़े से यहाँ नोट्स हैं। एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड टुक अ गोल्ड फूल। रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फूल लिया ऑफ 0.00004 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब नहीं है, सेंटीमीटर है। थिकनेस, इसकी थिकनेस थी 0.0004 सेंटीमीटर। एंड पास्ड अल्फा पार्टिकल्स थ्रू इट, और इसमें से अल्फा पार्टिकल गुजारे। विद दिस एक्सपेरिमेंट, इस तजर्बे के जरिए से ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन एटम, एटम में न्यूक्लियस को दरियाफ्त किया। एंड प्रूव्ड दैट प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम वाज इनकरेक्ट, और यह भी साबित किया कि एटम का जो प्लम पुडिंग मॉडल था, जो कि जे थॉमसन ने पेश किया था, वो मॉडल इनकरेक्ट है, गलत है। अच्छा जी, अब उसने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसने क्या क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने सारे अल्फा पार्टिकल को यहां से ऑब्जर्व किया। एक जिंक सल्फाइड प्लेट के ऊपर उनके निशानात को देखा, जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर। तो उसने क्या देखा, उसने क्या ऑब्जर्व किया? उसने ऑब्जर्व किया ऑलमोस्ट ऑल द अल्फा पार्टिकल्स वर पास थ्रू द गोल्ड फूल अनडिफ्लेक्टेड। अपना रास्ता मोड़े बगैर तमाम अल्फा पार्टिकल, अक्सर, अक्सर तमाम नहीं कह सकते, अक्सर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो गोल्ड फूल में से गुजर गए। अक्सर क्या आप समझे कि 99% अल्फा पार्टिकल गोल्ड फूल में से गुजर गए अनडिफ्लेक्टेड, अपना रास्ता मोड़े बगैर। ये देखें, ये अल्फा पार्टिकल है, ये गोल्ड फूल में से आप खुद भी देख रहे हैं कि ये सीधे गुजरते हुए हमें दिखाई दे रहे, अनडिफ्लेक्टेड। लेकिन कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे, चंद अल्फा पार्टिकल गोल्ड फूल से टकराने के बाद डिफ्लेक्ट हुए लार्ज एंगल के ऊपर, यानी अपना रास्ता मोड़ लिया।
जिस तरह से ये देखें, ये एक अल्फा पार्टिकल है, ये यहाँ से आने के बाद, यहाँ से टकराने के बाद फिर इस तरह से लार्ज एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसको हम कहेंगे डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल। तो चंद एक अल्फा पार्टिकल इस तरह से डिफ्लेक्ट भी हुए और उसके बाद इससे भी कम, तकरीबन उन्होंने 2000 अगर अल्फा 20,000 अगर अल्फा पार्टिकल यूज किए तो 20,000 अल्फा पार्टिकल में से बहुत कम अल्फा पार्टिकल गोल्ड फूल से टकराने के बाद रिबाउंस बैक भी हुए, यानी टकराकर वापस भी आए। तो क्या हुआ देखें, ये अल्फा पार्टिकल जो है ये आने के बाद इधर गोल्ड फूल से टकराने के बाद वापस रिबाउंस बैक हो रहा है, टकरा कर वापस आ रहा है। तो ये भी बहुत कम हुआ, बहुत चंद अल्फा पार्टिकल, चंद ही अल्फा पार्टिकल, बहुत कम अल्फा पार्टिकल गोल्ड फूल से टकराने के बाद वापस भी आ गए। तो ये जो थे ऑब्जर्वेशंस थे रदरफोर्ड मॉडल के। क्या था, ऑलमोस्ट ऑल द अल्फा पार्टिकल्स वर पास थ्रू द गोल्ड फूल अनडिफ्लेक्टेड, ये बात तो हो गई। अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड एट अ लार्ज एंगल, इस तरह से टकराने के बाद डिफ्लेक्ट हुए लार्ज एंगल के ऊपर। आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल्स अ वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर रिबाउंस्ड बैक फ्रॉम गोल्ड फूल, यानी गोल्ड फूल से टकराने के बाद बहुत चंद अल्फा पार्टिकल इस तरह टकराकर रिबाउंस बैक भी हो गए, टकराकर वापस भी आ गए। तो ये इसके ऑब्जर्वेशंस थे। तो पेपर में बाज़ औक़ात शॉर्ट क्वेश्चन में इनके ऑब्जर्वेशन पूछ सकते हैं, बाज़ औक़ात पूरा एक्सपेरिमेंट लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब हमने देखने हैं रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के रिजल्ट्स क्या थे। तो रिजल्ट्स के लिए मैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, तो मैं आपको रिजल्ट्स जो है वो अलग से समझा दूंगा। तो हम देख रहे हैं कि रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट की बेस पे उसने अपने एक्सपेरिमेंट से क्या क्या रिजल्ट निकाले। ये रिजल्ट हमेशा ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस करते हैं। तो अगर आपको याद हो तो उसका पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि अल्फा पार्टिकल जो है अक्सर अपना रास्ता मोड़े बगैर अनडिफ्लेक्टेड गोल्ड फूल में से गुजर गए, अक्सर अल्फा पार्टिकल। तो इससे क्या साबित होता है, इससे ये साबित होता है कि एटम अक्सर जो है वो खाली जगहों के ऊपर मुश्तमिल है। तो स्टार्ट करते हैं। द पासिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थ्रू गोल्ड फूल क्या जाहिर करता है, शोज दैट मोस्ट ऑफ द साइज या वॉल्यूम कहें, वॉल्यूम ऑफ एटम इज एम्प्टी, एटम इज एम्प्टी, कि एटम जो है अक्सर खाली जगहों पर मुश्तमिल है। एटम का जो अक्सर वॉल्यूम है वो खाली है, क्योंकि सारे अल्फा पार्टिकल, अक्सर अल्फा पार्टिकल इसमें से अनडिफ्लेक्टेड, बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी अपना रास्ता मोड़े सीधे सीधे गुजर गए। तो इससे साबित होता है कि एटम अक्सर जो है वो खाली जगहों पर मुश्तमिल है। उसके बाद फिर ये डिफ्लेक्शन हमें क्या बताता है, अल्फा पार्टिकल का टकरा कर अपना रास्ता मोड़ लेना। जाहिर है कोई चीज अपना रास्ता उस वक्त मोड़ लेता है जब उसके सामने कोई सख्त या भारी चीज आ जाती है,
अदरवाइज तो ये क्या कर जाते हैं, गुजर जाते हैं। यानी आप किसी चीज के ऊपर से गोली गुजार रहे हो तो गोली जो है वो जब भी किसी सख्त चीज से टकराती है वो क्या कर जाता है, वो अपना डिफ्लेक्ट हो जाता है, अपना रास्ता मोड़ लेता है। तो इससे जाहिर होता है कि एटम की सेंटर के ऊपर कोई सख्त और भारी चीज मौजूद है जो कि जिसकी वजह से उससे अल्फा पार्टिकल टकरा कर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और इस सख्त और भारी चीज को बाद में पता चला, बल्कि रदरफोर्ड ने ही बताया था कि ये जो सख्त और भारी चीज है ये एटम के अंदर न्यूक्लियस है। तो यूं न्यूक्लियस दरियाफ्त हुआ था। डिफ्लेक्शन ऑफ अ फ्यू पार्टिकल, ये हमारे सारे ऑब्जर्वेशन हैं। ये देखें, ये डिफ्लेक्शन, एक तो क्योंकि डिफ्लेक्ट भी हुए थे हमारे अल्फा पार्टिकल। डिफ्लेक्शन क्या जाहिर करता है, डिफ्लेक्शन ऑफ अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स शोज दैट, जाहिर करता है देयर इज अ डेंस एंड हार्ड सेंटर इन एटम। एटम के अंदर एक बहुत भारी और सख्त सेंटर है, सेंटर इन एटम, विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस, विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस, जो कि एटम का न्यूक्लियस कहलाएगा। ठीक है, तो यूं रदरफोर्ड ने एटम के अंदर न्यूक्लियस जो है वो दरियाफ्त किया अल्फा पार्टिकल के इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाने की वजह से। और फिर कुछ अल्फा पार्टिकल का इस तरह से टकरा कर वापस आना ये जाहिर करता है, देखें अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये टकरा कर वापस आ रहे हैं, तो इसका मतलब है सेंटर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एटम का जो न्यूक्लियस है, क्योंकि सेंटर में तो न्यूक्लियस है, एटम का जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है या सेंटर है। तो क्या कहेंगे, रिबॉन्स बैक होना क्या दिखाता है, रिबॉन्स बैक ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम गोल्ड फूल, गोल्ड फूल से अल्फा पार्टिकल्स का टकरा कर वापस आना फ्रॉम गोल्ड फूल शोज दैट टकरा कर वापस आना क्या जाहिर करता है, द न्यू द चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज, या द न्यूक्लियस इज positively charged center, is a positively charged center, कि एटम का जो न्यूक्लियस है ये इसका एक पॉजिटिव चार्ज रखने वाला सेंटर है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, ये किसी पॉजिटिव चार्ज से टकरा कर गालिबन वापस आए होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम के न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा जी, अब अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो उन्होंने कहा न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है पूरे एटम की निस्बत, क्योंकि अक्सर अल्फा पार्टिकल तो गुजर गए, बहुत कम अल्फा पार्टिकल टकरा कर वापस आ गए या डिफ्लेक्ट हुए। तो इन तमाम चीजों से साबित होता है कि एटम के न्यूक्लियस का जो साइज है वो बहुत छोटा सा है अगर हम कंपेयर करें एटम के साइज के साथ। साइज ऑफ nucleus is very small as compared to size of atom, very small as compared to size of atom, साइज ऑफ एटम, एटम की साइज के मुकाबले में न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा सा है। और उसके बाद उन्होंने कहा एटम एज अ होल पॉजिटिव चार्ज नहीं रखता, जैसे जे जे थॉमसन ने कहा था एटम एज अ होल एक पॉजिटिव चार्ज रखने वाला पार्टिकल है। एटम एज अ होल एक न्यूट्रल पार्टिकल है, रदरफोर्ड ने बताया। और उन्होंने ये बताया
कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे तो एटम के ऊपर जो चार्ज होगा वो जीरो हो जाएगा। किस तरह से? फर्ज करते हैं 10 नेगेटिव चार्जेस हैं, 10 नेगेटिव चार्ज रखने वाले इलेक्ट्रॉन हैं प्रोटॉन एटम के अंदर, तो फिर 10 पॉजिटिव चार्ज रखने वाले प्रोटॉन भी हैं। तो 10 को 10 से हम अगर ये करेंगे तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? इक्वल है, ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की तादाद इक्वल है, तो इसलिए एटम जो है वो एज अ होल न्यूट्रल है, ना कि ये पॉजिटिव चार्ज रखती है। एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, यानी एज अ होल न्यूट्रल है। वैसे तो एटम के ऊपर चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस तो एटम के ऊपर हैं, लेकिन इक्वल है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, इसलिए एटम एज अ होल न्यूट्रल है। एटम एज अ होल इज न्यूट्रल बिकॉज इट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल, क्योंकि इसके प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की तादाद इक्वल होता है, इसलिए एटम एज अ होल न्यूट्रल है। उसके बाद उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं एटम में? वो तो जे थॉमसन ने कहा इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर चिपके हुए हैं, लेकिन ये कहता है इलेक्ट्रॉन चिपके हुए नहीं है, बल्कि एटम न्यूक्लियस के गिर्द हर वक्त इस तरह से घूम के न्यूक्लियस का तवाफ कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे होते हैं, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। तो उन्होंने एक बात की, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन कहाँ है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं, रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम। एटम के न्यूक्लियस के गिर्द, एटम के न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है वो गर्दिश में रहते हैं, तवाफ करते रहते हैं। तो ये बात भी क्लियर हो गई है। तो इससे साबित होता है कि जो प्लम पुडिंग मॉडल था वो गलत था, वो ठीक नहीं था। और उसके बाद उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते हैं, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन समेत दूसरे जो पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं वो न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। यानी प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे हैं? न्यूक्लियस के अंदर, जबकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर गर्दिश कर रहे होते हैं। तो न्यूक्लियस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी दरअसल प्रोटॉनों की वजह से, क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, और जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के ऊपर वो किस वजह से है? वो प्रोटॉनों की वजह से है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट protons and neutrons are present in the nucleus of atom, in the nucleus of एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और उसके बाद उन्होंने कहा एक चीज है न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन क्या है? न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन उन्होंने कहा जितने भी पार्टिकल न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं वो सारे पार्टिकल्स न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। ऑल दी particles present in nucleus of atom are called, क्या कहलाएंगे?
आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। और ये हमारे पास अब रिजल्ट आ गए हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के। ये काफ़ी, इसके रिजल्ट्स जो है वो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बल्कि पूरे का पूरा जो टॉपिक है वो लॉन्ग क्वेश्चन में कई दफ़ा पूछा गया है इस चैप्टर में से। तो इसके रिजल्ट्स को अच्छी तरह से समझें और याद करें। याद करने के लिए भी ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अब हम देखेंगे डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड्स के एटॉमिक मॉडल में खामियां क्या थी। अच्छा जी, मकाल में यहाँ पे कोशिश करते हैं, जगह वैसे कम है। डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में खामियां देखें। रदरफोर्ड ने कहा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गर्दिश में रहते हैं, लेकिन क्लासिकल फिजिक्स जो है ये इस चीज़ से एग्री नहीं करता। क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक जो भी चीज़ जो हरकत करता है, कोई भी चीज़ जो हरकत करता है और उसके ऊपर चार्ज है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज भी है और वो हरकत की हालत में भी रहता है, तो चार्ज पार्टिकल होने की वजह से जब हरकत करता है तो वो एनर्जी खारिज करता रहता है, और एनर्जी खारिज करते करते वो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो गिर जाएगा और एटम जो है वो फना हो जाएगी। तो देखें कुछ इस तरह है कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज रखने वाला ये इलेक्ट्रॉन है, क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक ये जब गर्दिश करता है तो एनर्जी को आहिस्ता आहिस्ता खारिज करता जाएगा और इसकी एनर्जी कम होती चली जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता करके ये न्यूक्लियस के अंदर जो है वो गिर जाएगी और एटम जो है वो फना हो जाएगा, एटम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हो रहा। तो ये इसकी एक खामी थी। और उसके बाद जब ऑब्जर्व किया गया कि एटम से जो शुआएं, स्पेक्ट्रम जब देखे गए, जो शुआएं खारिज होती थी वो लाइन स्पेक्ट्रम खारिज होती हैं। लेकिन अगर हम इस बात के ऊपर यकीन करें तो एटम से कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो है वो खारिज होने चाहिए। तो ये जो थी, ये दो खामियां थी रदरफोर्ड के मॉडल में। इनको लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चूंकि चार्ज है, बीइंग चार्ज पार्टिकल emits energy continuously, emits energy continuously, मुसलसल एनर्जी खारिज करेगा। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, और ये मुसलसल एनर्जी खारिज करने की वजह से यूं एनर्जी ये खारिज करता जाएगा, और मुसलसल एनर्जी खारिज करने की वजह से ये न्यूक्लियस के करीब होता जाएगा और अल्टीमेटली ये न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। एंड विल fall into nucleus, but in fact, लेकिन हकीकत में ये वाक़ई नहीं हो रहा। It does not occur, it does not occur, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हो रहा, नहीं होता। तो ये इसकी एक खामी है। फिर एटम को कौन सा स्पेक्ट्रम खारिज बनाना चाहिए, लाइन स्पेक्ट्रम, लेकिन हकीकत में एटम कौन सा स्पेक्ट्रम बना रहे हैं, जो है सॉरी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए। अगर हम इस थ्योरी के ऊपर यकीन करें तो हकीकत में एटम जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो बनाता है। एटम शुड प्रोड्यूस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम,
स्पेक्ट्रम, बट इन फैक्ट, लेकिन दर हकीकत ये क्या बनाता है, इट प्रोड्यूस, ये हमेशा प्रोड्यूस करता है लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम। लेकिन ये क्या, कौन सी स्पेक्ट्रम खारिज करता है, कौन सी शुआएं खारिज करता है, लाइन स्पेक्ट्रम की सूरत में शुआएं खारिज करता है। तो ये जो है, ये दो खामियां थी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अंदर, जो कि एक अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड होता है।